गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 23 लेकर के आए हैं ना। तो लास्ट क्लास में हमने ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, तो आज ब्रिज बॉन्डिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर कंप्लीट हो गया तो फिर अगला टॉपिक करेंगे, है ना, जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग आपका लगभग खत्म हो गया है, अब बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एमओटी के और आयनिक बॉन्ड के बचे हैं, नहीं तो मेनली आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है बाबू? एक बार कमेंट कर दो। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग कर रहे थे। ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, कितने तरीके के ब्रिज बॉन्डिंग होते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक एक एग्जांपल्स भी डिस्कस किया था, है ना, Al2Cl6 का, B2H6 का, है ना। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। डाइबोरेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बनाना बॉन्ड वाला था या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इनको देखो कैसे करते हैं। तो बात करते हैं B2H6 की, ठीक है। तो B2H6 हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। B2H6 का अगर हम लोग स्टडी करें तो वो कुछ ऐसा था। ये बॉन्ड इस जगह भी था और ये वाला बॉन्ड इस जगह भी था, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बना था, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ब्रिज बॉन्ड यहाँ पर बना था। कैसे बना था, क्यों बना था, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोग इससे आगे की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाबू देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये B2H6 अगर कभी टूटेगा, है ना, तो आप लिख सकते हो कि B2H6 में अगर कभी क्लीवेज होगा, B2H6 कभी ब्रेक होगा, तो वो कैसे ब्रेक हो सकता है? वो दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, है ना। जैसे B2H6 कभी ब्रेक किया, B2H6 कभी डिकम्पोज किया, B2H6 कभी टूटा, तो वो दो तरीके से टूट सकता है। सिमेट्रिकली टूट सकता है और अनसिमेट्रिकली टूट सकता है। सिमेट्रिकली टूटने का मतलब ये है कि B2H6 जब कभी टूटेगा तो ये 2BH3 बनाएगा। देखो सिमेट्री एकदम सिमेट्रिकली टूटा, BH3 दो जुटेगा तो B2H6 हो जाएगा। और अनसिमेट्रिकली टूटने की बात अगर कभी आएगी तो B2H6 अगर कभी टूटेगा तो वो टूट सकता है BH2 प्लस में एंड BH4 माइनस में, है ना। देखो 6 हाइड्रोजन थे इसमें, दोनों वो दोनों बोरॉन को 3 3 हाइड्रोजन मिले, जबकि इसमें एक बोरॉन को 2 हाइड्रोजन और एक बोरॉन को 4 हाइड्रोजन मिला, है ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पहले भी जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, मेंस में, एडवांस में, नीट में, हर जगह, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे देखो एग्जांपल, आपके पास ये B2H6 था, है ना। तो अगर ये सिमेट्रिकली टूटेगा तो 2BH3 बनेगा। 2BH3 का मतलब है BH3 तो आपको पता ही है, BH BH BH, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। एक वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना। तो आप बोल सकते हो इट कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वहीं पर अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ BH2 प्लस है और BH4 माइनस है ना। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और इस बोरॉन पे एक प्लस चार्ज रहेगा, दिस इज BH2 प्लस। और इसके साथ साथ बनेगा BH4 माइनस, इसके पास 4 हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पर एक माइनस रहेगा।
है ना। तो ये तो बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा, जितने ऑर्बिटल्स थे सारे बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो ये तो फर्दर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब ये किसी के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो B2H6 अगर कभी टूटेगा तो वो सिमेट्रिकली टूट सकता है, अनसिमेट्रिकली टूट सकता है। सिमेट्रिकली टूटेगा तो वो दो BH3 के मॉलिक्यूल बनाएगा, और अनसिमेट्रिकली टूटेगा तो BH2 प्लस और BH4 माइनस में टूटेगा। ठीक है, जब BH3 में टूटेगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में टूटेगा तो ये तो अब रिएक्ट नहीं कर सकता, कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन इसके पास क्योंकि दो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोई ऐसा स्पीसीज जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हो, जैसे एमोनिया NH3, है ना, NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ पर NH3 आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली एक और NH3 रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके का बात है। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक आया जेई एडवांस में। ठीक है, ईयर याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये देखो। आपके पास B2H6 है, इसका रिएक्शन 2x के साथ हुआ, है ना, x कुछ भी हो सकता है, x अननोन है ना। तो वो इस तरीके का एक इस तरीके से कुछ बना, BH2x प्लस BH4 माइनस। ठीक है, इस तरीके का एक रिएक्शन पेपर में दिया हुआ था। इस तरीके के रिएक्शन को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस x के प्रेजेंस में B2H6 का अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है ना। तो उसने तुमसे पूछा कि x क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहला एमोनिया, दूसरा CH3NH2, तीसरा CH3 होल ट्वाइस NH, और चौथा CH3 होल थ्राइस। इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए। ये तो आपको एमोनिया है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, है ना, और ये है 3 डिग्री अमीन, है ना। दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन, है ना। अमीन वगैरह के बारे में आप जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी यूज हो सकता है ना। अगर आपके लिए ये चीज़ें नई हैं तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, जैसे CH3NH2 है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अब CH3 2 हो गया तो ये NH हो गया। अब CH3 3 हो गया तो ये N हो गया, कि नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है। इस केस में भी इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 1 डिग्री अमीन बोल रहे हैं, है ना। जब भी कार्बन से NH2 ग्रुप या नाइट्रो NH2 ग्रुप जुटा हो, NH जुटा हो या N जुटा हो, तो आप उसको अमीन कैटेगरी में बोलते हो। जैसे आपने क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। उसी तरीके से अमीन भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है ना। अमीन भी आपका एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दो कार्बन से, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 डिग्री अमीन। और यहाँ नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3, तो हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो उस, है ना। और यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, एमोनिया। याद रखना, एमोनिया अमीन नहीं होता, एमोनिया अमीन नहीं होता। अमीन तब होगा जब नाइट्रोजन से कार्बन कनेक्टेड होगा। यहाँ पर एमोनिया में नाइट्रोजन से कार्बन कनेक्टेड नहीं है, तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट एन अमीन, इट इज नॉट एन अमीन, है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब ये देखते हैं तो सोचते हैं ये भी अमीन है, क्या अमीन है, लेकिन NH3 जो है वो अमीन नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन ये आया कि एक्स इसमें से क्या क्या हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एमोनिया 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये तीनों जो अमीन्स हैं, ये तीनों अमीन्स प्रेफर करते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। लेकिन ये जो 3 डिग्री अमीन है, इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। मैंने आपको पहले भी ऑर्गेनिक में बताया है कि ये CH3 जो होता है, इट्स अ बल्की ग्रुप,
CH3 जो है वो एक बहुत ही बल्की ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से तीन तीन CH3 कनेक्टेड है। इनका साइज बड़ा हो जाने के कारण ये कभी भी अनसिमेट्रिकल क्लेवेज को प्रेफर नहीं करते, है ना। तो आप बोल सकते हो कि 3 डिग्री अमीन प्रेफर्स सिमेट्रिकल क्लीवेज, है ना। देखो क्यों हम बताते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक मान लो अगर यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल है तो दो एक एक 3 डिग्री अमीन आएगा तो उसके पास एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा, तो वो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। जैसे ही यहाँ नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा तो वो नाइट्रोजन तो इस बोरॉन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ पीछे में इसके पास तीन तीन CH3 रहेंगे। तीन तीन CH3 इसके आसपास इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देंगे कि दूसरा 3 डिग्री अमीन आकर यहाँ पर इफेक्टिवली बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ऐसा समझो कि तुम बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा चीज है वो जाकर इसके साथ जुट गया, तो ठीक है एक जुट गया, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा है तो इसका साइज इतना बड़ा होगा कि वो बोरॉन को चारों बगल से घेर लेगा, है ना, मतलब चारों बगल से उसको घेर लेगा, ताकि दूसरा कोई 3 डिग्री इतना बड़ा अमीन आकर इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सके। इसीलिए 3 डिग्री अमीन अपने साइज के बड़े होने के कारण, ये काफी बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, ड्यू टू इट्स बिगर साइज, है ना। इट बिगर साइज इम्पॉसिबल हो जाता है कि एक दो 3 डिग्री अमीन जाकर यहाँ पर जुट सके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, है ना, लेकिन एक जुट सकता है ना। तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज जो है ये प्रेफर नहीं करता, हाँ ना, ये प्रेफर करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ये प्रेफर नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है कंपेरेटिवली, है ना। तो यानी इसके करेक्ट आंसर्स हैं A, B और C। तुम नोट करके एक बात लिख सकते हो, है ना। एमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन प्रेफर्स अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6, जबकि 3 डिग्री अमीन प्रेफर सिमेट्रिकल क्लीवेज। बात बहुत सिंपल सा है, इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि जाकर ये कभी भी अगर इस तरीके से क्लीवेज होगा तो इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, दो वैकेंट ऑर्बिटल है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जबकि एक 3 डिग्री अमीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये एक इतना भारी भरकम जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है वो यहाँ आकर इफेक्टिवली ऐड नहीं हो पाएगा। एक मान लो कभी हो भी गया तो दूसरा खाली रह जाएगा, इतना ज़्यादा बल्की नेचर है इस ग्रुप का कि कोई दूसरा मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो वो आकर इसलिए इजीली इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तुम्हारा साइज इतना बड़ा है ना कि तुमने पूरा जगह छेक लिया, ताकि दूसरा कोई इफेक्टिवली आकर ऐड ही नहीं हो पाएगा, सिंपल सा चीज़ है। बोलो क्लियर है, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तुम एज अ पॉइंट याद रखना, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को तुम एज अ पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है ना, मेंस में आ जाए, नीट में आ जाए, एडवांस में किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए, है ना। तो हमेशा याद रखना, ड्यू टू द वेरी बल्की नेचर ऑफ टर्शियरी अमीन या 3 डिग्री अमीन, इट डज नॉट प्रेफर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ये प्रेफर करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, है ना। सिमेट्रिकल क्लेवेज प्रेफर करेगा तो क्या होगा, इस तरीके की चीजें होंगी, एक ही वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे सब तो हाइड्रोजन बोरॉन सब छोटे छोटे एटम है, तो एक ही बॉन्ड बनाना है तो बल्कि ग्रुप भी है तो आकर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसी तरीके से क्लियर है। इसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, ये भी देख लो। B2H6 का रिएक्शन अगर आप 2NH3 के साथ कराते हो तो आपको अभी आप पढ़ कर आए, अनसिमेट्रिकल क्लेवेज प्रेफर होगा, तो क्या बनेगा, NH3 BH2 NH3 प्लस BH4 माइनस, ठीक है। बिल्कुल, अब वही चीज वही रिएक्शन मैंने लिखा है, देखो बस यहाँ मैंने X के जगह NH3 लग दिया, क्योंकि आपको पता है NH3 अनसिमेट्रिकल क्लेवेज प्रेफर करेगा। इस पर्टिकुलर चीज को अगर तुम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो और इसी चीज को अगर आप लो टेम्परेचर पर हीट करते हो, ठीक है, इसी चीज को आप हाई टेम्परेचर पर और इसी चीज को अगर आप लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनता है BnX, इसको बोलते हैं बोराजोन। ठीक है, इसको बोलते हैं बोराजोन, और इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, VVVI, है ना, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगर इसी चीज को तुम लो टेम्परेचर पर हीट करते हो तो तुम्हारे पास बनेगा B3N3H6। ये आपको कंपाउंड पता होना चाहिए, मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, है ना। दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो बोराजीन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम हो सकता है बोराजोल। तो बहुत सारे नाम्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोरॉन के मैंने आपको डाइबोरेन के रिएक्शंस भी यहीं पर करा दिए। ठीक है, ये याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये डाइबोरेन है, इसके सामने अमोनिया आया तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो BH2 प्लस और BH4 माइनस में टूटेगा। BH2 प्लस के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, इसीलिए दो अमोनिया ने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद बहुत छोटा सा बात याद रखना है कि अगर हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनेगा, और अगर लो टेम्परेचर पर हीट करोगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा। B3N3H6 से स्ट्रक्चर रिलेटेड सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिलेटेड बातें सारे ऑलरेडी हो गई हैं। इवन B3N3H6 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बैक बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, है ना। ये चीज़ है ना। एक बार इसको अच्छे से देख लो बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइबोरेन का। इनऑर्गेनिक बेंजीन का बनना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का बनना, क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से देख लो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लो, यहाँ तक देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो देखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और इससे मिलता जुलता रिएक्शन है, देखो। BCl3 का रिएक्शन NH4Cl के साथ होता है एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये बन जाता है B3N3H3Cl3, है ना। बहुत इजी होता है याद करने, सब थ्री थ्री। बोरॉन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यही ना चार। देखो, बोरॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही चार चीजें हैं। सब में तीन तीन जोड़ देना है। इसके बाद इसका रिएक्शन आप कराओगे NaBH4 के साथ। ठीक है, NaBH4 के साथ। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें, NaBH4 इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। NaBH4 जो है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। NaBH4 जो है वो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा B3N3H6 में। यही चीज़ इनऑर्गेनिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और इसके साथ अगर आप रिएक्शन यहाँ डालते हैं MEmgBr, ठीक है, इस चीज़ को आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी थोड़ी नई होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक वगैरह जब पढ़ेंगे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। टाइम बिंग के लिए आप याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, Mg मैग्नीशियम है और वो हैलोजन है। इन जनरल आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX जैसा समझ सकते हैं। R होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर CH3 है ना। Me का मतलब है मिथाइल, Me मतलब CH3, CH3 मतलब मिथाइल, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो R की जगह CH3 है, Mg है ही, और इस तरीके का है। ठीक है, तो ये भी इसको कन्वर्ट कर देगा B3N3H6
H3 और Cl3 के जगह आ जाएगा Mg3। Cl3 के जगह आ जाएगा Mg3। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइबोरेन से रिलेटेड ये दो रिएक्शंस आपको पता है, तो लगभग आपके सारे रिएक्शंस डाइबोरेन के हो गए। डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वाइज, बॉन्ड वाइज और अपने रिएक्शंस वाइज। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है? देखो रिएक्शंस होते हैं बाबू, आपको मेजॉरिटी रिएक्शंस आप समझ सकते हैं, लेकिन रिएक्शंस में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में या याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, MEMGBr को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, है ना। रिएक्शंस बहुत सिंपल है, Cl3 की जगह Mg3 आ गया, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसने Cl3 को रिप्लेस कर दिया H3 से। यहाँ से 3 Cl3 निकल गया और यहाँ से H3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर B3N3H3 तो पहले से था और H3 और आ गया, तो B3N3H6 बन गया, है ना। इसी चीज को आप इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ऊपर ही देखो, है ना। तो डाइबोरेन की पूरी कहानी खत्म हो गई। पिछले क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े थे, आज उसका क्लीवेज पढ़ लिए और उनके रिएक्शंस भी हो गए। एक बार अच्छे से इनको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे Mg3 ने रे बाबू, लिखने में मिस्टेक हो गया। Me3, ये मिथाइल है ना, मिथाइल मिथाइल, मैग्नीशियम नहीं, मेटल नहीं, Me3, माई मिस्टेक। ठीक है, Me3। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो आप आराम से इसको करो। हो गया, देख लो। चलो, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ BeH2, स्ट्रक्चर ऑफ BeH2। अगर आप BeH2 को देखो, तो BeH2 जो का जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, है ना, तो 1s2 2s2। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, आराम से बाबू चीज़ों को समझो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फॉलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। 2s2 है तो ये 2s2 हो गया, बाकी पूरा 2p खाली है। लेकिन आपको पता है आप एक्साइट करा सकते हो, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो जाएगा 2s, ये 2px, 2py और 2pz। तो आप नॉर्मली देखोगे इसके पास ग्राउंड स्टेट में, या सॉरी एक्साइटेड स्टेट में, दो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यानी इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो BeH2 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे sp हो जाएगा, ज्योमेट्री की बात करोगे लीनियर हो जाएगा, इवन शेप की भी बात करोगे तो लीनियर ही हो जाएगा, है ना। इसके पास दो बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स आपके टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, लेकिन इसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्सेप्ट अब यहाँ से चालू होगा। अगर हम
डाइमर ऑफ BeH2 की बात करें, है ना, BeH2 के डाइमर की बात करें, मतलब दो BeH2 मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, क्या जुड़ सकते हैं। पहले बात तो इसका भी फिजिकल स्टेट वेपर ही होता है। देखा जाए क्या हो सकता है, तो आपके पास बेरिलियम है, यहाँ हम एक हाइड्रोजन रख सकते हैं, एक हाइड्रोजन रख सकते हैं, और हम यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें से एक वैकेंट ऑर्बिटल हम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में बॉन्ड्स बनते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे वन वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, प्लीज़ लास्ट वाला लेक्चर रेफर कीजिए, फिर पढ़े हैं फिर रिवाइज कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है और बाद में बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब डाइमर की बात आती है तो इसमें दो वैकेंट ऑर्बिटल में से एक वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है। सिमिलरली यहाँ पे आप बेरिलियम दिखा सकते हैं ऐसे, और एक एच ऐसा। अच्छा, अगर तुम बेरिलियम की बात करो, यहीं पर बात कर लो अगर तुम, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाइपोवैलेंट है, ये सारी बातें सही हैं। तो ये अपना ऑक्टेट की तरफ जाना चाहता है, इसका मतलब ये और बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो तुम हमको यहाँ पे देख करके बताओ पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये ब्रिज बॉन्डिंग करेगा तो किस टाइप का करेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन करेगा या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। एक्सप्लेन करके बताओ, ये किस टाइप का बॉन्ड ब्रिज बॉन्डिंग करना चाहिए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में की पॉइंट भी दिया था, जिससे आपको पता चल जाए कि ब्रिज बॉन्डिंग किस टाइप का कब होगा। बोलो। बिल्कुल सही, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन साइड एटम है, इस साइड एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़ा कि वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देके बॉन्ड बना ले, तो उस केस में बॉन्ड बनता 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के पास यहाँ नहीं है, तो यही बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, दो बॉन्ड्स हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। बोलो क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी पी का पार्टिसिपेट कर गया तो sp2 हो गई। इसकी ज्योमेट्री बोलोगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, है ना। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बोरॉन से पूछा जाए कि क्या महसूस हो रहा है तो बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन कभी कभी हो जा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अभी भी हाइपोवैलेंट है ना, क्योंकि इसका भी अभी भी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है ना। लेकिन पहले से स्थिति कुछ बेटर है, डाइमर के फॉर्म में बन जाने से, डाइमर बन जाने से स्थिति पहले से तो बेटर हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन से बढ़कर अब थोड़े थोड़े समय के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी ये कुछ और कर सकता है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये कहानी थी डाइमर ऑफ BeH2 की, है ना। अब ध्यान से देखो, अब BeH2 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब, पॉलीमर बनाने का मतलब होता है कि बहुत सारे BH2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना। पॉलीमर मतलब बहुत बड़े बड़े लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना, जहाँ पर एक बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होता है ना, एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होकर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, उनको बोलते हैं पॉलीमर। तुम इतना समझो बस, पॉलीमर आगे आप पढ़ लेंगे। पॉलीमर का बस इतना मतलब है कि बहुत सारे BH2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। और ये जो फॉर्म है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो आप लिख सकते हो पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ BeH2 इज इन सॉलिड स्टेट, जबकि उसका नॉर्मल फॉर्म और डाइमेरिक फॉर्म जो है BeH2 का वो वेपर फेज में होता है। ये भी बहुत सिंपल है, देखो। अब क्या होगा, देखो एक बात कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर इसने दो बॉन्ड बनाए थे क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यही दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp था।
उसके बाद इनको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मतलब और बॉन्ड्स चाहिए थे, तो उसके लिए आपको और ऑर्बिटल्स चाहिए होगा। तो डाइमर के केस में इसने अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराया, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। ठीक है। इस बार क्या होगा, अब इसके पास तो बस यही एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बच रहा है, इस बार ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, है ना। देखो BeH, H, एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल, H, H, एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल, BeH, H, एक वैकेंट ऑर्बिटल। इस तरीके से इधर भी और स्ट्रक्चर्स होंगे और इस तरीके से इधर भी और स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। तो ये इस तरफ आ सकता है, ये इस तरफ आ सकता है, ये इस तरफ आ सकता है, ये इस तरफ आ सकता है। सिमिलरली इधर कोई और होगा जो इसको देगा, इधर भी कोई और होगा जो इसको देगा। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तुम यहाँ पर किसी भी एक बीच वाले को देखो, है ना, अगर तुम यहाँ पर किसी भी एक बीच वाले को देखो तो तुम इस बेरिलियम पे गौर फरमाओगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो बॉन्ड इसके पास पहले से थे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट, है ना। आपसे पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, है ना। यहाँ पे दोनों वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। दोनों मॉलिक्यूल, दोनों जो हैं मतलब दोनों वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। देखो हर एक और भी हो गए, इधर भी हो गए, देखो इधर भी हो गया, दो दो चार, दो छः, इधर से भी आया दो आठ, तो जितने भी बहुत सारे ऐसे होंगे स्ट्रक्चर, बहुत सारे BH2 ऐसे होंगे, है ना, वो सारे आपस में इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू हर एक बेरिलियम का ऑक्टेट वो अपना कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। जाहिर सा बात है कि इतना ज्यादा बॉन्ड्स बन रहा है, दो बॉन्ड पहले नॉर्मली थे, फिर लगभग 3 बॉन्ड बना, फिर चार चार बॉन्ड बना, जैसे जैसे बॉन्ड्स बनता है अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और अट्रैक्शन अगर बढ़ता जाएगा तो किसी भी चीज़ का फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए ये सॉलिड है। बचपन से आप पढ़ते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड्स बनता जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतने मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज आएंगे, और जितने क्लोज क्लोज आएंगे तो फिजिकल स्टेट गैसियस थोड़ी रहेगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 की। BeH2 अगर अकेला रहेगा, मोनोमेरिक फॉर्म में रहेगा, अकेला रहेगा तो लीनियर sp वाली बात रहेगी। अगर वो डाइमर बनाने की बात करेगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो sp2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके की चीजें दिखेंगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। और BeH2 की पॉलीमराइजेशन की बात करें, क्योंकि क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये अभी भी स्टेबल नहीं है, अभी भी इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये पॉलीमराइजेशन में जा रहा है। पॉलीमराइजेशन में जाने का मतलब है कि बहुत सारे BeH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पॉलीमेरिक फॉर्म में जुड़ सकते हैं थ्रू ब्रिज बॉन्डिंग। यहाँ पे हर जगह ब्रिज बॉन्डिंग है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू ब्रिज बॉन्डिंग। और सारा जो ब्रिज बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता तो वो अपने लोन पेयर्स को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और ब्रिज बॉन्ड बनता 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, आपको की पॉइंट भी बताया है। आप अगर नहीं कंफर्टेबल हैं, लेक्चर्स दोबारा देखिए, देख लो एक बार अच्छे से। दिस इज द कहानी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BeH2।
बढ़ा जाए आगे। हम्म। हेलो 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 हेलो, ठीक है। चलो, इसी तरीके से अब तुम हमको बताना, ये वाला है ना, अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 के बारे में, है ना। अगर आप BeCl2 को देखोगे तो फिर बेरिलियम आपको 1s2 2s2 नजर आएगा। 2s2 इज दिस, एक्साइट करा लोगे तो ये आएगा, है ना। फिर आपके पास यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे, है ना। इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जोड़ना दो क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास BeCl2 का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसा BH2 का दिखता था, है ना। आप बोल सकते हो यहाँ की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, सो ऑन। लेकिन इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ये हाइपोवैलेंट है। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये तो ऑलरेडी फुलफिल हो गए, ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो और अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और बॉन्ड्स अगर बनाने हैं तो वो इन वैकेंट ऑर्बिटल से ही बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा डाइमर ऑफ BeCl2, ठीक है। तो इस बार एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा। तो आपको पता है मेरे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया एक ये हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन है जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब बताओ ये किस तरीके का ब्रिज बॉन्डिंग करेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, जल्दी बताओ। क्योंकि यहाँ साइड एटम के पास लोन पेयर है, तो ये ब्रिज बॉन्डिंग करेगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का, है ना। ये ब्रिज बॉन्डिंग करेगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का, है ना। ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली यहाँ डोनेट कर सकता है, सीधा ऐसे ऐसे इधर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, और अभी भी यह हाइपोवैलेंट ही कहला जाएगा। तो इसने एक वैकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लिया और 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये अपना एक और वैकेंट ऑर्बिटल इस्तेमाल कर सकता है, और कर सकता, तो बनेगा ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, ठीक है। बेरिलियम, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। इधर भी और स्ट्रक्चर्स होंगे, इधर भी और होंगे। ये इसको डोनेट कर देगा, 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 ये आगे किसी और को करेगा, यहाँ कोई और होगा वो इसको करेगा, होगा इसको करेगा, ये किसी और को आगे करेगा।
है ना, सेम सेम BH2 जैसा है, बस फर्क इतना है कि ये क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी एक को देखोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 दिखेगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, और सारे ब्रिज बॉन्ड्स आपको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप के दिखेंगे। सब कुछ BeH2 जैसा ही है, द ओनली डिफरेंस इज क्योंकि यहाँ BeH2 की जगह BeCl2 है, जो साइड एटम है क्लोरीन उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसलिए ये ब्रिज बॉन्डिंग जो है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का ना करके 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का करेगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें वही हैं, वैसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि इस केस में 2 वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बाबू ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में बॉन्ड्स बनते हैं, है ना। इसीलिए अगर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 की बात हो रही है तो डाइमर से एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। डाइमर से एक स्टेप आने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अभी तक आपने 3 ही ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, और एक वैकेंट लिया था उसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बन गया। अब और बॉन्ड्स बनाने हैं तो और ऑर्बिटल्स चाहिए, तो इसके पास एक और खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उसको भी अकाउंट में लेकर आना पड़ेगा, तभी ना आप और बॉन्ड्स बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और डाइमर के केस में 1 वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इस तरीके से अब अगर इससे रिलेटेड या इस पे बेस्ड और कोई क्वेश्चंस आता है ब्रिज बॉन्डिंग का, तो जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे करने में, है ना। सो दिस कंप्लीट्स योर ब्रिज बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो गया और ब्रिज बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो गया। एक बार अच्छे से देख लो कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस। देख लो बाबू, अच्छे से देख लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेसिकली सिंपल है, इसमें ना रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस में आपको रिएक्शंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है, स्ट्रक्चर रिलेटेड भी बातें हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर का एडिशन। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी को ऐड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे इन मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, जो बोलना है बोल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल SiCl4, SiCl4 एक कंपाउंड है, इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से चीज़ करेंगे। दूसरा, हमेशा याद रखना
जाता वाटर है ऐड होना, जैसे H2O जाएगा वाटर में ऐड होने के लिए, SiCl4 में ऐड होने के लिए, लेकिन जाता वाटर है लेकिन जुटता OH है। ये हम तुमको ट्रिक सिखा रहे हैं, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप इस पे ऐड करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब तुम इसका प्रोसेस देखोगे, इसका मैकेनिज्म देखोगे, तो पता चलेगा कि जाता वाटर है लेकिन सिलिकॉन के साथ OH ही जुट पाता है, मतलब एक हाइड्रोजन इस वाटर का जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को भी लिख देना चाहते हैं, जाता वाटर है, जाता वाटर है लेकिन ऐड OH होता है। तुम देखना, ये बात हम तुमको क्वेश्चंस में बना बना के बता देंगे। तुम हमेशा देखना कि हाइड्रोलिसिस के केस में, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का एडिशन। बिल्कुल वाटर जाकर SiCl4 अटैक भी करता है, लेकिन प्रोसेसेस कुछ इस तरीके के होते हैं, मैकेनिज्म्स कुछ इस तरीके का होगा कि इस वाटर में से एक H जो है वो निकल जाएगा, तो इसलिए फाइनली एडिशन में आपको OH ही दिखेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडीशंस, है ना। कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस हो जाए ये बात भी जरूरी नहीं है। आप किसी भी मॉलिक्यूल में पानी नहीं जोड़ सकते, है ना। पानी जोड़ने का कुछ कंडीशन है कि हाइड्रोलिसिस कब होगा। हाइड्रोलिसिस होने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहला, कि सेंट्रल एटम मस्ट हैव, ये जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम हमेशा, मतलब क्योंकि साइड एटम से भी हो सकता है, तो एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से मेरा मतलब है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों चाहिए, देखो हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर है, तो वाटर के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ये वाटर आसानी से उस मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक कर सकता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे पास हल्का पॉजिटिव चार्ज भी है या पॉजिटिव चार्ज मेरे पास प्रेजेंट है, तो हम वाटर के मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एडिशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास चार चार इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन वाटर का एडिशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए, अरे वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं रहेगा, खाली डब्बे ही नहीं रहेंगे, तो तुम नई चीज़ों को कैसे ऐड कर पाओगे। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब भी जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसके लिए आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होने चाहिए, क्योंकि जितने ऑर्बिटल यहाँ पर हैं वो तो ऑलरेडी Cl4 के साथ 4 क्लोरीन को जोड़ने के लिए बॉन्ड बना चुके हैं। अब इसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल इसके बाद अगर नहीं प्रेजेंट है, तो फिर नई चीजें कैसे जुड़ पाएंगी। नई चीजों को जोड़ने के लिए आपके पास खाली डब्बे, खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, और दूसरा एक कंडीशन है जो चेक करना है, कंपाउंड डू नॉट हैव, कंपाउंड मस्ट नॉट हैव स्टेरिक क्राउडिंग। मस्ट नॉट हैव स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो ऑलरेडी बहुत सारे एटम्स उससे जुड़े हुए, 6 एटम, 7 एटम, 8, 7 7 एटम, 6 6 एटम जुड़े हुए हैं, और तुम फिर चाहो कि वाटर का एडिशन हो जाए, तो वाटर के पास जगह ही नहीं रहेगा कि वो अटैक कर सके। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SF6। अगर तुम SF6 का स्ट्रक्चर भी आपने पहले बनाया है, ऑक्टाहेड्रल होता है ना। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सारे, सॉरी सॉरी, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन जो है वो अपने तरफ खींच लेगा, जिसके कारण सल्फर पर 6 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास 6 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्लस सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। सल्फर 6 बॉन्ड बना लेगा तो भी इसके पास 3D में ऑर्बिटल्स खाली होंगे, 3D ऑर्बिटल्स इसके अभी भी वैकेंट होंगे, कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो पहला कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना। अब तुम चाहोगे कि हम इसमें वाटर जोड़ दें, इतना ज़्यादा फ्लोरीन इस पे जुटा हुआ है कि वाटर को कहीं से भी इस सल्फर पर अटैक करने का जगह ही नहीं मिलेगा। देखो स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस ना केमिस्ट्री का एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी जगह आता है ना। कहने का मतलब ये है कि इस सल्फर को इथियोफ्लोरीन ने इस तरीके से चारों बगल से घेर कर रखा है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है सल्फर पर जाकर अटैक करना। इसी चीज को बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पहला कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सल्फर के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है जिससे ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, और प्लस इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है ताकि ये मतलब वाटर को अपने अंदर ऐड कर सके, नए बॉन्ड्स बना सके। लेकिन जब ये अट्रैक्ट होकर इसके पास जा रहा है तो इसका फ्लोरीन ने इस तरीके से सल्फर को घेर के रखा है कि वाटर कभी भी जाके सल्फर पर अटैक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग या इसी का नाम स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कभी भी किसी एटम पर 6 एटम 7 एटम जुड़े होंगे तब आप वाटर का एडिशन उन पर नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारे एटम्स अपने सेंट्रल एटम को इस तरीके से घेर के रखे हैं कि आने वाला वाटर मॉलिक्यूल उस सल्फर पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिल पाएगा जाएगा कि सल्फर के पास जाकर वो अटैक करे, है ना। इसीलिए यहाँ पर नो हाइड्रोलिसिस। तो ये मेरे सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि अगर SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे मान लो तुमसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और उसमें SF6 भी होगा, तो SF6 हाइड्रोलिसिस इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। अभी एग्जांपल्स लेंगे और अच्छे से इनको करने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? है ना। हाइड्रोलिसिस का सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में वाटर को ऐड करना। जाता वाटर है लेकिन जुटता OH है, ऐड OH ही होगा, क्योंकि अंत में तुम जब मैकेनिज्म के थ्रू ऐड करोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक H जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। कंडीशंस ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो चेक करना है और इससे सावधान रहना है, स्टेरिक क्राउडिंग होना नहीं चाहिए। और ये कंडीशन तो प्रेजेंट होना चाहिए कि जिस एटम पर आप हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, जिस एटम पर आप वाटर को जोड़ना चाह रहे हैं, वहां पर क्या होगा बताओ? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, भले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिससे वो अपने एटम्स को, वाटर को अपने अंदर जोड़ सके, ऐड कर सके। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो। चलो देखो, इसको करने के दो मैकेनिज्म्स हैं, फिर हम तुमको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से ही बना लेंगे, लेकिन फिर भी ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म हैं, एक है वन स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, एक है वन स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास कोई एक एटम A है और इससे से ऑलरेडी तीन चीजें जुटी गई हैं। मान लो ये X जुटा हुआ है, ये X जुटा हुआ है, ये X जुटा हुआ है, ऐसा। और इसके सामने हम वाटर को लेकर आ रहे हैं। कंडीशंस मेरे बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ए के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, मान लो 4 पार्शियल पॉजिटिव, ये X A से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ठीक है। तो ये वाटर क्या करेगा, इधर से जाकर बैक साइड से इस ए पर अटैक करेगा, क्योंकि इस साइड से देखो इसको खाली जगह मिल रहा है, तो ये इस साइड से जाकर इस पर अटैक करेगा। ठीक है। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये X ऐसा, ये X ऐसा, ये X ऐसा, यहाँ पर एक स्टेप आएगा जिसमें इस A और इस X का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, मान लो ये कार्बन है, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी बना नहीं सकता, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम कार्बन में वाटर का एडिशन कर दें,
कार्बन में वाटर का एडिशन अगर हम कर दें, फॉर एग्जांपल किसी तहत मान लो कुछ है, अगर हम ऐड कर दें तो अगर एक्स भी रहे और वाटर भी ऐड हो जाए तब तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप वाटर को यहाँ से ऐड कर रहे हो तो यहाँ से पहले से जुटा हुआ जो कोई चीज़ है वो पक्का निकलेगा, ताकि फिर भी कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सके। तो ये एक स्टेप होता है जिसमें आप बोलोगे कि यहाँ पे वाटर जो है वो ऐड होने की कोशिश कर रहा है और एक्स जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप है, या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पे आप बोलोगे कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये दोनों एक ही स्टेप में दिखाए जाते हैं, एक ही साथ दिखाए जाते हैं। और ऐसी चीज़ों को केमिस्ट्री में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा स्टेप, ऐसा स्टेज जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहे हो, केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगले स्टेप फिर क्या होगा? ये टूट जाए, जिनको बॉन्ड ब्रेकिंग, जो जिनको टूटना है वो टूट जाएंगे और जिनको जुटना है वो जुट जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर बोलोगे कि यहाँ वाटर का एडिशन हो गया, है ना। ये सारा कुछ एक ही स्टेप में होता है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि ये रिएक्टेंट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, और ये बीच में कोई स्टेप नहीं या कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये बस एक प्रोसेस हो रहा है जो बता रहा है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही इन्वॉल्व है। ठीक है। और एक है आपका टू स्टेप मैकेनिज्म, है ना। एक है आपका टू स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप मैकेनिज्म में क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से चीजें कनेक्टेड थी और आपको यहाँ पर वाटर को ऐड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स एक्स एक्स, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और यहाँ से एक एक्स निकल जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और ये आपका इसका स्टेप 1 है ना। यहाँ पर देखो क्या था, है ना। यहाँ पर क्या था कि ये जो x यहाँ पर अटैच था वो पहले निकला नहीं, पहले वाटर यहाँ पे ऐड हुआ, ऐड होने के बाद वाटर जैसे जैसे ऐड होता गया वैसे यहाँ से x निकलता गया। तो एक ट्रांजिशन स्टेट आया था, है ना, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व था। और ये सारा चीज एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में यहाँ से x जो है वो बाहर निकल गया, इस पर प्लस आ गया, x माइनस बाहर निकल गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 जब होगा तो यहाँ पर a प्लस एक्स एक्स, और x ऑलरेडी है। अब आप वाटर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर इस पर ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पर वाटर को ऐड कर सकते हो। OH जाता वाटर है लेकिन जुड़ता OH है, वो हम आपको आगे सिखा देंगे क्यों हम ऐसा बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्टेप हुआ, पहले में x निकला और दोबारा वाटर में ऐड किया, ये 2 डिफरेंट स्टेप्स थे। लेकिन इसमें ये 2 डिफरेंट स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप में वाटर ऐड हो रहा है और उसी स्टेप में x निकल रहा है। ठीक है, तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है और ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। दोनों मैकेनिज्म्स प्रोपोज्ड हैं, है ना। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हम आपको ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस कैसे बनाना है, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सारी बातें हम आपको सिखा देंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी कभी भी नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन जो मैकेनिज्म्स हैं जो प्रॉपर हैं, जब हम लोग सारा कुछ कवर कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म्स जो मैंने लिखे हैं ये बहुत ही फेमस मैकेनिज्म्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो SN1 SN2 टाइप का रिएक्शंस पढ़ाएंगे, वही ये दोनों मैकेनिज्म्स हैं। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहे क्योंकि इनऑर्गेनिक में उसकी उतनी नीड नहीं है। बस आप एक हल्का फुल्का एक आइडिया ले लो कि अगर आपको हाइड्रोलिसिस कराना है तो आप 2 मैकेनिज्म्स के थ्रू, 2 प्रोसेसेस के थ्रू वाटर को ऐड कर सकते हैं। एक है 1 स्टेप वाला मैकेनिज्म,
है ना, और एक है टू स्टेप वाला मैकेनिज्म। टू स्टेप वाले मैकेनिज्म में पहले एक चीज निकलता है, निकलने के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है, और फिर इस पॉजिटिव चार्ज पर वाटर का एडिशन होता है सेकंड स्टेप में। दो अलग अलग स्टेप्स हैं, पहले निकलना और फिर जुड़ना। जबकि ये वाला एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यहाँ पे जुड़ना और निकलना सब एक ही स्टेप में हो रहा है, और इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। याद रखना, इन केमिस्ट्री अ स्टेप विच इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, मतलब एक साथ इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक साथ अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों चीजें चल रही हैं तो आप बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट। बोलो क्लियर है क्या? और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एक स्टेप में हुआ और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरे स्टेप में हो रहा है तो आप बोलोगे ये टू स्टेप मैकेनिज्म है ना। एक बार इनको अच्छे से देख लो, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। एक बार लिख लो, इसको देख लो। हो गया? हो गया? देखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया था, SiCl4 में हमको वाटर का हाइड्रोलिसिस कराना है और हमको प्रोडक्ट बनाना है, कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो SiCl4 की बात करोगे तो Si, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ये क्लियर है? तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो सिलिकॉन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे 4 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही। और सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का है, इसके पास पूरा का पूरा 3D ऑर्बिटल्स खाली है, 3D ऑर्बिटल्स इसके वैकेंट हैं, है ना। मतलब कंडीशन तो है वो सेटिस्फाइड है। अब ये हम बार बार बनाकर बताएंगे नहीं कि सिलिकॉन के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसका वो 1:2:2 कॉन्फ़िगरेशन लिख करके लास्ट में देखो, आपको दिखेगा कि इसका 3D सबशेल या 3D ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा, कोई स्टेरिक क्राउंडिंग भी नहीं है, 4 ही एटम जुटा हुआ है, कोई 6 एटम 7 एटम इस तरीके से तो जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब कंडीशन हाइड्रोलिसिस का सेटिस्फाइड है। तो हम दोनों में से कोई भी एक मैकेनिज्म प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफर करने की अगर बात आए तो हम दो स्टेप वाला मान लो कर लें पहले। तो पहले स्टेप में एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, मतलब एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा, सिलिकॉन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर के जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है। तो सिलिकॉन और क्लोरीन में क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दूसरे स्टेप में वाटर ऐड हो रहा था, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा Cl- और सिलिकॉन पर आ जाएगा प्लस। क्योंकि सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन लेकर चला गया तो सिलिकॉन पर प्लस आ गया, और क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया सिलिकॉन वाला, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इस चीज में हम क्या करेंगे, ये मेरा स्टेप 1 है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 पे चलेंगे। तो अगर हम स्टेप 2 पे चले तो सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे हम वाटर का एडिशन करेंगे। अब सिलिकॉन को इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो उल्टा लिखते हैं तो क्लियर होगा।
लेकिन सिलिकॉन के पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली का है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चार। चार में से एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीन, और एक प्लस है मतलब एक निकल गया। देखो ये निकल गया, तो इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं शेयर करके बॉन्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को देगा तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से Cl, 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 और यहाँ पे वाटर जुड़ जाएगा OH, H, लेकिन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो वाटर ऐड हो गया। लेकिन तुम बताओ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल? ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उन पे नेगेटिव चार्जेस स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होगा, है ना। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं कि इन पे नेगेटिव चार्जेस स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है ना। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इन पे स्टेबल होगा। लेकिन कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। आप लिख सकते हो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, है ना। तो इस ऑक्सीजन को अपने का पॉजिटिव चार्ज हटाना है। कैसे हटाएगा? ये यहाँ से इसके पास जो दो हाइड्रोजन हैं इसमें से किसी को भी H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपने पास रखने की पावर रखेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही बॉन्ड टूटने पर उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर से भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, ये H प्लस आपने पहले यहाँ पे Cl माइनस निकाल कर रखा है, ये आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Si, Cl, 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 और यहाँ पे जुटेगा OH, और प्लस यहाँ पे जुट बन जाएगा HCl। स्टार्टिंग में जो एक Cl निकला था और एक वाटर से जो H प्लस निकला था, वो H प्लस और Cl माइनस मिलकर HCl बना लिए। ये आपका प्रोडक्ट है। आप लिख सकते हो दिस विल बी SiCl3, और यहाँ पर OH कनेक्टेड है। देखो यहाँ बात प्रूव हो गया ना, जाता वाटर है लेकिन जुटता OH है। जाता वाटर है लेकिन जुटता OH है। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में मैंने आपको अच्छे से मैकेनिज्म बना बना कर एक्सप्लेन किया है। बोलो कोई दिक्कत है तो? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है आपको? हम्म, चलो, तो ये आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया। अगर हम यहाँ पे जैसे आपके पास SiCl4 है और यहाँ हम आपको चार वाटर का मॉलिक्यूल दे दे तो क्या बन जाएगा बताओ? देखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल था तो उसने एक क्लोरीन को हटाकर एक OH लगाया, अभी भी यहाँ पर तीन क्लोरीन प्रेजेंट है, तीन क्लोरीन प्रेजेंट है। एक और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, सेम स्टेप्स करेगा, एक Cl को हटा के फिर एक OH लगा देगा। फिर एक वाटर आएगा, फिर Cl को हटाकर एक OH लग जाएगा, फिर एक वाटर आएगा, फिर एक Cl को हटाकर एक OH लग जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने Cl हैं वो सारे हट के यहाँ पर OH बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का भी बन सकता है ना। H4, SiO4,
है ना, ये एक एसिड है बाबू, दिस इज एन एसिड। नहीं होगा, यहाँ सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, पहले लेक्चर से हम आपको बताते आ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक ऑक्सी एसिड होता है, दिस इज एन ऑक्सी एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 4, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना। आप इसको बोलोगे, इस स्टेप को बोलोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलने का मतलब है कि जितने Cl निकल सकते थे उन सब को निकाल के तुमने सबके जगह वाटर को ऐड कर दिया या OH को ऐड कर दिया, है ना, इसलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पे ऐड तो 4 हो सकता था लेकिन तुमने एक ही ऐड किया है, तो आप बोल सकते हो कि ये मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस में किया है। क्या किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है। कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस और हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कब कंप्लीट होगा कब पार्शियल होगा, किसका कंप्लीट होगा किसका पार्शियल होगा, ये सारी बातें आगे डिस्कस होंगी, लेकिन टाइम बीइंग के लिए तुमको ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार तुम बाबू इसको पहले अच्छे से देखो। देखो, देखो इनका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, हाइड्रोलिसिस को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। ठीक है, क्या होता है वो शॉर्ट ट्रिक, देखो जैसे आपके पास SiCl4 था और आपको इसमें वो ऐड करना था वाटर, वाटर को हम लिख सकते हैं H+ और OH-। वाटर को हम इस तरीके से लिख लेते हैं H+ और OH-। ठीक है, अब तुम कुछ मत करो, बस सिलिकॉन, और सब जगह तो सिलिकॉन और क्लोरीन ही है तो तुमको पता है बॉन्ड को तोड़ना है, तो तुम इस बॉन्ड को तोड़ दो। तुम बस इतना बताओ कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्लोरीन के पास माइनस और सिलिकॉन के पास प्लस आएगा, वही कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्लोरीन जो है वो सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन ही लेकर जाएगा। तो तुम्हारे पास सिलिकॉन के पास प्लस आया और Cl- के क्लोरीन के पास क्या आया, माइनस। अच्छा, माइनस वाले के पास इधर से कौन जाना चाहेगा, H या OH-, H+ या OH-, H+ जाना चाहेगा, और प्लस वाले के पास कौन जाना चाहेगा, OH-। देखो प्रोडक्ट बन गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और H चला जाएगा इसके पास, यही तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। बस, दिस इज वन लाइनर सॉल्यूशन, है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही बना देंगे, लेकिन आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, आप फुल डिटेल में पढ़िए, है ना। हमेशा बॉन्ड को तोड़ दो, और बॉन्ड को जब तोड़ दोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा माइनस आएगा उसके पास, उसको H+ दे देना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर प्लस आएगा, उसको OH- दे देना, बस आपका काम होता जाएगा। अरे बोलो तो छोटू, सीख जाओगे ना। चलो, क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें CCl4 में हाइड्रोलिसिस करना है, पानी जोड़ना है, CCl4 में, CCl4 का हमको हाइड्रोलिसिस कराना है, कैसे कराएंगे,
SiCl4 था, वैसे ये है। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन कार्बन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड में तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2s2 2p2 होगा, है ना। अगर आप कार्बन की बात करो तो दिस विल बी 1s2 2s2 2p2। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी करा दोगे तो ये हो जाएगा 2s1 2p3, है ना। चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, कोई डी तो है नहीं, तो इसीलिए इसके पास कोई नो वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो नई चीज़ों को ऐड ये नहीं कर पाएगा, कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ नो हाइड्रोलिसिस। जबकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली के हैं, कार्बन के नीचे नीचे ही आता है सिलिकॉन। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो गया, लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो सबसे पहले बाबू कंडीशन चेक कर लिया करो कि कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, चलो ये बताओ, NCl3 में पानी जोड़ना है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, एक्सप्लोजिव जो था, एक्सप्लोजिव NCl3 में पानी जोड़ना है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक लोन पेयर है, प्लस यहाँ वाटर ऐड करना है। पहले तो कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करो। एक एटम होना चाहिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात हम आपको 10 बार बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू के हिसाब से नाइट्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू दोनों की 3 है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, इसलिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इसका मतलब इसके ऊपर 3 पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स भी हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये एग्जाम्पल हम आपको इसलिए बता रहे हैं, बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो प्लस चार्ज वाला और वैकेंट ऑर्बिटल वाला जो चीज है वो सेंट्रल एटम पर देखना है, जबकि ये कोई जरूरी नहीं है। ये कंडीशन इस बार अगर साइड एटम पर सेटिस्फाई हो रही है तो साइड वाले एटम पे पानी जुटेगा। जिसके पास जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज वाला और वैकेंट ऑर्बिटल वाला जो कंडीशन है वो हमेशा सेंट्रल एटम पर चेक करना है। आपको एक मॉलिक्यूल में आप साइड एटम्स पे भी वो चेक कर सकते हैं, जिस एटम पर चाहे वो सेंट्रल हो या साइड हो, जिस एटम पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वहां पर वाटर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस बार क्लोरीन पर ऐड होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पहले बात तो आप आराम से इसको सोच के वैसे भी बना सकते हो जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, या ट्रिक भी लगा सकते हो, है ना। चलो ट्रिक ही लगा लेते हैं, क्यों सीखे इतना। ये नाइट्रोजन हो गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, और यहाँ वाटर को कैसे लिख लेंगे, H+ और OH-, बस इसको ऐसे लिख लो। नाइट्रोजन और क्लोरीन को ही तोड़ोगे तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस और इस पर सॉरी इस पर प्लस और इस पर माइनस आएगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिस पे माइनस है उस पर क्या जाएगा, H+, और जिस पर प्लस है उस पर ये क्या जाएगा, OH-। तो क्या बन जाएगा देखो, दिस विल बी N, यहाँ पे आ जाएगा HCl और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, HOCl। याद है, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, ऑक्सी एसिड, दिस इज हाइपो, प्रीफिक्स याद है ना, इसको आप क्या बोलते हो, ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड है। ऑक्सी एसिड का टॉपिक पढ़िए, हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर और आपके पास 2 क्लोरीन बचे हैं तो आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो। तो अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे तो क्या बनाओगे, ये भी टूटेंगे, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, इस, है ना। तो यहाँ पे भी प्लस
प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन के पास 3 H जुड़ जाएंगे, एक लोन पेयर, और प्लस यहाँ पे 3 मोल ऑफ HOCl प्रोड्यूस होगा। एक HOCl यहाँ से, एक HOCl यहाँ से, और एक HOCl तो पहले से प्रोड्यूस है। तो आपके प्रोडक्ट में, मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो कि NCl3 में अगर हम 3 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो हमको एमोनिया मिलेगा और 3 मोल ऑफ HOCl मिलेगा। ये रिएक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये सब रिएक्शन जब लिखा होता है ना बुक्स में, तो बच्चे सोचते हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, सबको तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ रट्टा मारना है। इनऑर्गेनिक में रट्टा नहीं मारना है, इनऑर्गेनिक भी उतना ही कॉन्सेप्चुअल है जितनी ऑर्गेनिक और फिजिकल है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये रिएक्शन आज के बाद अगर आप कहीं देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोलिसिस है और हाइड्रोलिसिस का ये कॉन्सेप्ट है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम का है बाबू, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक बड़े ही काम का है। तुम चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे। पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता, नाइट्रोजन पे प्लस आता, इस पे माइनस आता, इस तरीके नाइट्रोजन पे माइनस और क्लोरीन पर प्लस आता, फिर क्लोरीन पर वाटर ऐड होता है ना, क्लोरीन पर वाटर ऐड हो जाता, फिर वो जाता वाटर लेकिन जुड़ता OH, तो फिर उसी तरीके से आता। अगर आप ऐसे करना चाहते तो सेम स्टेप्स के थ्रू आप कर सकते थे, है ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छे से देख लो बाबू इसको, है ना। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने साइड एटम पे हाइड्रोलिसिस कराया है ना, साइड एटम पे वाटर ऐड हुआ है ना। ये कभी नहीं ऐसा सोचना कि हमेशा मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस का कंडीशन सिर्फ सेंट्रल एटम पे चेक करना है। साइड एटम पे भी चेक हो सकता है। साइड एटम अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वाटर का एडिशन हम साइड एटम पे कर देंगे। देख लो एक बार अच्छे से देख लो। चलो, PCl3 है ना, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो मेरे हिसाब से PCl3 की भी कहानी कुछ वैसी ही है जैसे नाइट्रोजन की है, NCl3 की थी, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली को हैं। तो अगर यहाँ पे वाटर को ऐड करना है तो हम इसको H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। क्या करोगे बताओ, ये तोड़ोगे, ये माइनस और ये प्लस लेकर आओगे। फास्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पर माइनस आएगा और फास्फोरस पे प्लस आएगा। तो H प्लस इसको मिलेगा और OH माइनस इसको मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी POH Cl और एक लोन पेयर प्लस HCl। ठीक है। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, है ना, अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा बताओ। ये दोनों क्लोरीन भी तोड़ेंगे बॉन्ड, माइनस माइनस, इस पे प्लस प्लस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, POH OH OH, एक लोन पेयर प्लस 3 मोल ऑफ HCl। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि हम PCl3 में 3 पानी का वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा OH 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 प्लस 3HCl। यहाँ तक तो आप आराम से वैसे ही कर सकते हो जैसे आपने पीछे NCl3 का किया है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो गया H3,
फिर P और फिर O3, H3PO3। H3PO3 भी एसिड है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं आप H3PO3 को। लेकिन H3PO3 का सर स्ट्रक्चर तो आप पहले कुछ और बताए थे और अभी ये स्ट्रक्चर कुछ और आ रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से तो 3H है तो H3 लिख दिया, एक फॉस्फोरस है तो P लिख दिया, और 3 ऑक्सीजन है तो O3 लिख दिया। H3PO3 ये फॉस्फोरस एसिड होता है, लेकिन फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये नहीं होता। तो कुछ ना कुछ या तो गड़बड़ है या तो इसके बाद भी कुछ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है, कोई आंसर गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर OH आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो कंडीशन करना है कि कब प्रोटॉन ट्रांसफर कराएंगे, हर जगह नहीं कराते रहेंगे। कंडीशन ये है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और साइड एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है कि आप चेक करिए, क्या यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास लोन पेयर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या साइड एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? बिल्कुल हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये इस केस में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो अपना H+ छोड़कर यहाँ पे जाके अटैक कराएगा फास्फोरस पे। प्रोटॉन का ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जो हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन था तो वो आराम से H+ के फॉर्म में निकल सकता था। यहां से निकलकर H+ जाएगा किसके पास? H+ तो वहीं पर जाएगा ना जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो सेंट्रल एटम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हुए हैं तो वो वहां चला जाएगा। क्या होगा इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये POH ऐसा ही है, ये POH ऐसा ही है, ये हो जाएगा O-, क्योंकि यहाँ से H+ निकलेगा तो O- होगा। अब ये H+ इसके पास जाएगा तो सबसे पहले फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और फिर एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ बन जाएगा PH और फॉस्फोरस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो यहाँ पे अगर H+ इसके पास जा रहा है तो हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं जिससे वो शेयर करके फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना ले। तो सबसे पहले फास्फोरस के पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये पहले हाइड्रोजन को देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास, दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन क्योंकि फास्फोरस न्यूट्रल था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दिया, H+ को दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, फास्फोरस के पास प्लस चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दे सकता है। तो ऑक्सीजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दे देगा तो ये माइनस था तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को मिल रहा है तो पॉजिटिव चीज अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 और इसको आप बोलते हो फॉस्फोरस एसिड। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बाद आपको एक प्रोटॉन ट्रांसफर का भी स्टेप करना होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार देखो हम फिर से बता देते हैं। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, साइड एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर है, और साइड एटम में OH है, और OH में क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है। पूरा ऑक्सी एसिड में आपने यही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ से H+ के फॉर्म में अगर H+ जाएगा तो H+ जाएगा कहाँ? जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो वो जाएगा फास्फोरस के पास। बोलेगा फास्फोरस फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दोगे क्या? तो फास्फोरस बोलेगा ले लो, मेरे पास तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और एक के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन क्योंकि फास्फोरस न्यूट्रल था, अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो हाइड्रोजन H+ को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से H+ निकला था तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, है ना। ये प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा P सिंगल बॉन्ड O से P डबल बॉन्ड O, है ना। ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा
तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तभी इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दे देगा। मेरे पास एक नेगेटिव है और वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे। और फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। H3PO3 का ये स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस चीज के बाद आपको एक स्टेप कराना पड़ा जिसको आप बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, क्यों ये कराने की जरूरत पड़ी। देखो बाबू, एक बात हमेशा याद रखो, जितने ज्यादा बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में बनते हैं, प्रोडक्ट उतना ज्यादा या वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इस बात में तो कहीं कोई मतलब दोहराए दोहराए नहीं है कि पी डबल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड ओ से ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो पी डबल बॉन्ड ओ मतलब फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर देखो सारे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कम से कम इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था, तो ये इस एक सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता था विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना। इसीलिए ये वाला चीज हुआ है। इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी, है ना। ये H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है, और ये H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है ना। और ये पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड, 2 पाई 3p पाई बॉन्ड है ये, है ना। ये पाई बॉन्ड किस टाइप का है, दिस इज 2p पाई 3p पाई बॉन्ड। मैंने आपको बताया है एटम्स छोटे होते हैं तो पाई बॉन्ड इफेक्टिव बनते हैं, मतलब पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं, है ना। तो क्योंकि ये सेकंड सेकंड में सेकंड थर्ड में पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये स्ट्रांग बना है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई, है ना। अगर ये स्टेप नहीं होता तो सारे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन अगर ये स्टेप हो गया तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वो भी 2p पाई 3p पाई टाइप का। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं, अपने छोटे साइज होने के कारण ये ज़्यादा अच्छा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये वाला स्ट्रक्चर H3PO3 का ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ तक तो हाइड्रोलिसिस है जो हम लोग आधे घंटे से पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको एक नया चीज पढ़ाया है। हर जगह ये नहीं कराना है, वहीं पर कराना है जहाँ पर हो पाए, जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और साइड एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके का काम आराम से कर सकते हो, है ना। फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर इस पी सिंगल बॉन्ड ओ को पी पी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दे तो। अरे करने को तो कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे, अब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ही नहीं है। पिछले बार सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर था, तो इनमें से कोई भी एक पी सिंगल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफर का स्टेप हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन तो अभी भी प्रेजेंट है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अब इस पॉइंट के बाद कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप नहीं होगा। और प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप नहीं होगा तो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 यही होगा। बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, तो इतना तुम लोग पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस को और आगे लेकर जाएंगे, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट करेंगे, और फिर केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट दो लेक्चर पढ़ लो, लास्ट दो टॉपिक बचेंगे, एक एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अभी केमिकल बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।